हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर थर्ड एंड करने वाले हैं। ऑफ कोर्स आपने लास्ट टाइम देखा होगा मिसलेनियस में एक नया जो है आपको टॉपिक पढ़ाया गया था, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको यहाँ पर बताऊं कि ऐसा नहीं है कि नए नए टॉपिक्स जो है वो फिनिश हो जाते हैं, लेकिन एनसीईआरटी जितना कवर करता है आपकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट पहले फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि एनसीईआरटी की कंप्लीट नॉलेज आपको होनी चाहिए। और उसके बाद क्योंकि आप बोर्ड को फेस कर रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम को फेस करेंगे, या फिर आगे भविष्य में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपनी फाउंडेशन तलाश रहे हैं, आपका बेस अच्छा बने, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा भी एफर्ट करना पड़ेगा, जो कि मैं कराऊंगा। और मैंने जिस तरीके से स्केल डिजाइन किया हुआ है, जो स्ट्रक्चर डिजाइन किया है, उसी हिसाब से आपको अगर आप चलते हो तो आप कंफर्टेबली आप अच्छी नॉलेज भी ले पाएंगे और साथ ही साथ आप क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। तो आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं उसे फिनिश करना है आपको, साथ साथ अपने आप को प्रिपेयर करना है। जब हम नेक्स्ट चैप्टर कर लेंगे उसके बाद हम एडिशनल क्वेश्चंस करेंगे, उसके लिए भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो फिलहाल देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये इकलौता क्वेश्चन आपको अनसॉल्व क्वेश्चन इकलौता दे रखा है, जो कि एक कंप्लीट टाइप को रिप्रेजेंट करता है। ये एक टाइप है। अब कैसे ये टाइप है इसको समझते हैं। कहता है फाइंड द मैट्रिक्स एक्स, एक्स की मैट्रिक्स फाइंड करनी है, और आपको जो सिचुएशन दे रखी है वो ये है। अब एक्स एक मैट्रिक्स है, एक एलिमेंट नहीं है, तो कैसे फाइंड करना है उसको समझना, और आप मेरे साथ साथ, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, कॉपी पे जरूर लिखना। तो क्वेश्चन नंबर 11 से चलते हैं हम इस आज। ये देखिए क्वेश्चन पहले दे रखा है एक्स मैट्रिक्स, ओके। उसके बाद आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है जो कि दे रखी है 1 2 3, इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं आपको, और 4 5 6, ये आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है। साथ साथ आपको एक दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है, लिखिए साथ साथ, -7 -8 -9। उसके बाद ये दे रखा है आपके पास 2 4 एंड 6। तो आपको समझ में आया कि ये आपको सिचुएशन दे रखी है, आपको मैट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, बहुत आसान है, मैट्रिक्स निकाल तो ले, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट के इसके ऑर्डर क्या होंगे। क्या इस एक्स मैट्रिक्स के ऑर्डर 2 रो और 3 कॉलम होंगे, जैसे कि इसके हैं 2 रो और 3 कॉलम, इस मैट्रिक्स के 2 रो और 3 कॉलम, या फिर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर जो है 2 रो या 2 कॉलम होंगे, या फिर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर जो है 3 रो और 3 कॉलम होंगे। यानी कि मुझे नहीं पता कि कौन से ऑर्डर होंगे मैट्रिक्स के। तो सबसे पहली जो जंग है वो यही जीतनी है कि ऑर्डर को बताना पड़ेगा, ऑर्डर डिसाइड करके बताना पड़ेगा किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। कैसे करते हैं चलो देख लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये जो मेथड है इस मेथड को ऐसे ही समझेंगे तो ही समझ में आएगा। अदरवाइज बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं, क्योंकि मैंने कहा इस क्वेश्चन में एक टाइप है, बट वो आज नहीं बताने वाला। आज इस क्वेश्चन को ही करेंगे, जब आगे इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो इसको आपको कनेक्ट करना होगा कि कैसे कराया जा सकता है, ओके। फिलहाल मैंने कहा कि ये एक्स दे रखा है और इसके ऑर्डर मुझे नहीं पता, बट मुझे ये तो पता है ना ये मैट्रिक्स है, तो मैंने मैट्रिक्स बना देनी है। इसे हम कहते हैं डमी मैट्रिक्स, यानी इसके ऑर्डर नहीं पता, इसके एलिमेंट्स नहीं पता, बस मैट्रिक्स बना देना। उसके साथ में एक दूसरी मैट्रिक्स जो लिखी हुई है वो लिख देते हैं, और वो मैट्रिक्स है इस समय 2/3 की। उसके बाद हमारे पास एक तीसरी मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं, और वो है 2/3 की। यानी कि आपको दो मैट्रिसेस के एलिमेंट्स भी पता है, ऑर्डर भी पता है। मैंने ऑर्डर लिख लिए, आप चाहो तो एलिमेंट्स भी लिख सकते हो। चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पर एलिमेंट्स, सिंपल है, एलिमेंट्स लिखना कोई कठिन काम नहीं है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर -7 -8 -9, और ये दे रखा है आपके पास 2 4 एंड 6। तो ये आपके सामने एलिमेंट्स भी लिख दिए, नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। अच्छा, अब आपको रिकॉल करना है जो मैट्रिक्स का बेसिक मैंने आपको कराया था। क्या बेसिक था उसमें? उसमें था कि अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेशन में है, जैसे कि यहां पर है, देखो इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में, इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है, दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर रही है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में मैंने आपको बताया था जब भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहली मैट्रिक्स, जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ये जिसके बारे में पता नहीं है, उसका कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, ये सेकंड मैट्रिक्स है। पहली मैट्रिक्स का कॉलम नहीं पता, देखो ये रखा, ये नहीं पता रो और ये नहीं पता कॉलम, लेकिन मुझे पता है कि पहली मैट्रिक्स का कॉलम बराबर होता है दूसरी मैट्रिक्स के रो के। तो दूसरी मैट्रिक्स का रो तो पता है हमें, और वो है आपके पास क्या, वो है आपके पास
2। तो फिलहाल हम यहाँ पर लिखेंगे पहली मैट्रिक्स का कॉलम और वो लिखेंगे 2। तो एक बात तो मुझे पता लग गई, पहली मैट्रिक्स का कॉलम तो पता लग गया, लेकिन अभी भी रो बाकी है, रो नहीं पता। तो कोई बात नहीं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब इन दोनों की मल्टीप्लाई कराते हैं, जब दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई कराते हैं तो फिर एक नई मैट्रिक्स बन के आती है। बना दी मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स बन के आएगी उसके ऑर्डर क्या होंगे? सोचिए, मैंने बताया था इसके ऑर्डर क्या होंगे, मैं फिर से बता देता हूं। इसके ऑर्डर होंगे, पहली मैट्रिक्स में जो बचा हुआ है वो है रो, ये रो पहली मैट्रिक्स का, और दूसरी मैट्रिक्स में जो बचा हुआ है वो है कॉलम। ये बनते हैं नई मैट्रिक्स के ऑर्डर्स। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या बचा है मुझे नहीं पता, इनटू में यहां मुझे पता है 3 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू इसके सामने एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के ऑर्डर 2/3 है। चाहो तो एलिमेंट्स लिख सकते हो, लिख देते हैं -7, -8, -9, 2, 4 एंड 6। तो बात क्लियर हो रही है। अब मैंने कहा कि बीच में है इक्वल टू का निशान, यानी दोनों मैट्रिसेस को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करते वक्त क्या याद रखना है कि दोनों के ऑर्डर्स हमेशा सेम होने चाहिए। अगर मैं इक्वल कर रहा हूं, अगर मैं प्लस कर रहा हूं, अगर मैं माइनस कर रहा हूं, तो दोनों के ऑर्डर्स इक्वल होने चाहिए। तो ऑर्डर्स इक्वल कैसे होंगे? जब यहां पर जो क्वेश्चन मार्क लगा है ये 2 बन जाएगा। तो समझ में आया? कितना घूमने के बाद आपको समझ में आया होगा कि यहां पर x के ऑर्डर ऐसे ही नहीं बता देने तुक्के मार के, 2/3। ओके, 2/3, यानी कि आपके सामने जो मैट्रिक्स बनेगी ये 2/3 की होगी, और ये 2 कहां आया? ये 2 यहां आया, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जो x मैट्रिक्स के ऑर्डर थे वो 2/2 के होंगे। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन जिस स्टूडेंट को समझ नहीं आया, पता है क्यों नहीं आया? क्योंकि कॉन्सेंट्रेट होके उन्होंने ये चीज नहीं समझी। वो वीडियो को बैक करें और दोबारा से जैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया उसे पॉज कर करके सोचे, और फिर उसके बाद आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ये 2/2 कैसे आया। ये आपका काम है, आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे। जिसको समझ में आ गया वो आगे बढ़े, जिसको समझ नहीं आया वो वापस जाके देखे, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है। अब आपको पता लगा x एक मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर 2/2 है, तो आप उस ऑर्डर को लिखेंगे। आप लिखेंगे A B C D, ये आप लेट करेंगे अपनी मर्जी से। और यहां से हमारे क्वेश्चंस का अब स्टार्टअप हुआ है। ये हमारा क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गया। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गया तो इसे करेंगे कैसे? करने का तो वही पुराना तरीका, ABCD की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है? रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करनी है, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करनी है। तो क्या आएगा आंसर? मैं यहां पर लिख देता हूं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। ये बन गई जगह। a की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो आ जाएगा a, प्लस का b की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 भी आ जाएगा। a की मल्टीप्लाई फिर 2 में करेंगे तो आ जाएगा 2a, प्लस का b की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 5 भी आ जाएगा। फिर a की मल्टीप्लाई 3 में कराएंगे तो 3a, फिर b की मल्टीप्लाई 6 में कराएंगे तो आ जाएगा आपके पास 6b। थोड़ी जगह बना लेते हैं, यहां हो जाएगा प्लस का 6b। ओके, इक्वल टू ये 2/3 की मैट्रिक्स बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट CD की मल्टीप्लाई करानी है आपको 1 4 के साथ, यानी कि C प्लस का 4D। यहां पर C की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2C, प्लस का D की मल्टीप्लाई 5 के साथ तो 5D। उसके बाद C की मल्टीप्लाई 3 के साथ 3C, प्लस का 6D। ये आपने मल्टीप्लाई करा दिया। अब आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है। आपको पहले एलिमेंट्स के साथ पहले एलिमेंट का कंपैरिजन करना है, यानी कि a प्लस का 4b इज इक्वल टू -7। सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट के साथ कंपैरिजन करना है, यानी कि 2a प्लस का 5b इज इक्वल टू -8। आप चाहो तो तीसरे एलिमेंट को भी कंपेयर कर सकते हो और चाहो तो नहीं कर सकते, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और सॉल्व कैसे करना है ये बहुत सिंपल सा काम है। एलिमिनेशन मेथड आपने जरूर सीखा होगा, तो उसी का यूज करना है। ए के साथ क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। ए के साथ यहां पर क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो ऊपर 2 की मल्टीप्लाई, नीचे 1 की मल्टीप्लाई। सॉल्व करने का काम आपका। मैं एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके ए और बी नहीं निकालना सिखा रहा। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझसे मैसेज करके या मुझे कांटेक्ट करके आप बता सकते हैं कि सर ये अनसॉल्व क्वेश्चंस आप कैसे बताएंगे सॉल्व करके, ठीक है ना। अगर आपने कर लिया है तो वो आप कंटेंट आप मुझे शो कर सकते हैं, मैं उसमें आपकी गलती बता सकता हूं, तो आप खुद से ट्राई करेंगे। इसी तरीके से आपको ये C प्लस 4D की कंपैरिजन किससे करनी है? C प्लस का 4D लिख लेना है 2 के साथ, फिर 2C प्लस का 5D, 2C प्लस का 5D लिख लेना है 4 के साथ, और इसको भी सॉल्व करने का काम आपका है। ABCD निकल गया तो मैट्रिक्स X की वैल्यू ABCD है, उठा के रख देना, आंसर आ जाएगा। अच्छे से करिएगा, ये क्वेश्चन इकलौता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम 12th क्वेश्चन के पास। इसे जल्दी से कर लीजिए ताकि हम आगे करें 12th क्वेश्चन। इसे कंप्लीट करिए, आपका काम है। वीडियो पॉज करिए, कंप्लीट करिए।
अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 12 कैसे होगा उसको देखते हैं। ये कहता है इफ ए एंड बी आर द स्क्वायर मैट्रिक्स, उसने खुद कहा है कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, और वो स्क्वायर मैट्रिक्स किस ऑर्डर की है, सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स है कि ए बी बराबर बी ए के है। क्वेश्चन में कुछ बातें बोली है उसे लिख लेते हैं। ए बी को बी ए के बराबर इसने खुद बोल रखा है। वैसे जनरली ए बी बराबर बी ए के होता नहीं है मैट्रिक्स में, लेकिन इसने कह रखा है तो हमने मान लिया। देन प्रूफ करके दिखाना है बाय इंडक्शन, और मैंने आपको फर्स्ट टू 5 क्वेश्चन में इंडक्शन ही बताया था, अभी भी वही बताने वाला हूं। इसको बराबर करके दिखाना है। क्या बराबर करके दिखाना है आपको, ए बी की पावर एन बराबर बी की पावर एन ए के करके दिखाना है। तो तरीका बहुत आसान है। सबसे पहले पुट करेंगे एन इज इक्वल टू 1, तो 1 कैसे रखेंगे आप रखेंगे इसमें 1, यहां हो जाएगा ए बी की पावर 1 इज इक्वल टू बी की पावर 1 इंटू ए। आपने इतना काम कर दिया। अब आप देखेंगे तो ये ए बी बराबर में बी ए के है, ए बी बराबर बी ए के है, और ये कंडीशन आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, तो लिखेंगे इट इज ट्रू, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू, फॉर n इज इक्वल टू 1, सो इट इज ऑल्सो ट्रू, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अगर ये 1 के लिए ट्रू है तो k के लिए भी ट्रू होगा। आप लिखेंगे a b की पावर k इज इक्वल टू b की पावर k a, ये फर्स्ट इक्वेशन बना देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1, और k प्लस 1 कहाँ रखेंगे, a यहां पर रख रहे हैं ना इधर, a b की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू b की पावर k प्लस 1 इंटू में a। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, पूरा प्रोसेस वही है जो मैंने पहले बताया था। लेफ्ट हैंड साइड में आपके सामने है ए बी की पावर के इंटू बी की पावर 1, मैंने बताया था मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, यहां पर पावर ऐड पहले से ही है तो मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब देखिए आपको क्या करना है, ए बी की पावर के को गौर से देखिए, और यहां पर देखिए ए बी की पावर के, यहां पर ये देखिए मैंने हाईलाइट कर दिया। यानी कि आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको ए बी की पावर के की जगह पर रिप्लेस कर देना है बी की पावर के ए, और ए तो बी तो पहले से लिखा हुआ है। अब आप देखिए ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी थी, ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी बी ए बी बराबर बी ए, तो आप लिखेंगे बिकॉज ए बी इज इक्वल टू बी ए इन द क्वेश्चन, सो दैट्स वाई यहां पर लिखेंगे बी की पावर के, ए बी की जगह पर लिखेंगे बी ए। अब देखिए b की पावर k और b की पावर 1 मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, तो b की पावर k प्लस 1 इंटू में a आ जाएगा, और यही आपका राइट साइड है, आप देख सकते हो राइट हैंड साइड आ गया है। तो किस तरीके से हमने इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करके दिखाया है, मैंने स्टेप बाय स्टेप किया है, और मैंने कहा था आपको मेरे साथ साथ कॉपी करना है। आपको वीडियो पॉज करना है, उतना हिस्सा कॉपी करना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है। ऐसे डायरेक्टली नहीं देखनी है वीडियो, ओके, या फिर खुद डायरेक्ट कर सके तो बहुत अच्छी बात है। अब इसका सेकंड पार्ट मैं आपसे नहीं करवा रहा, मैं नहीं कर रहा, आपको खुद करना है। कहता है फर्दर प्रूफ दैट दिस, अब इसको भी आप प्रूफ करके दिखाओगे, ये आपका होमवर्क है। अभी पॉज करिए और इसी सेंस में आप इसको भी सॉल्व करके दिखाएंगे, ओके। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के पास आते हैं। जल्दी से इसे सॉल्व करिए, देन उसके बाद हम 13 के पास आएंगे, जल्दी करिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है। सबसे पहले तो 13, 14, 15 में कहता है चूज करेक्ट आंसर, यानी कि 4 ऑप्शन है, करेक्ट को चूज करना है। बहुत आसान है, मैं 13 क्वेश्चन करके दिखा देता हूं। यहां पर ए की वैल्यू दे रखी है आपको अल्फा, बीटा, गामा और माइनस अल्फा। आपको कहता है ए का स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का रखना, और आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 1। तो आपको ए का स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के रखना है, इसका मतलब कि आपको ए इंटू ए बराबर रखना है आइडेंटिटी के। ए की वैल्यू को लिख लीजिए अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और दोबारा से लिखिए अल्फा बीटा गामा माइनस का अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी की वैल्यू 1 0 0 1। और जब इसे सॉल्व करने जाएंगे आप तो बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाएगा। रो की मल्टीप्लाई कॉलम में कराइए, तो आप मल्टीप्लाई करा के जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। आपको यह अल्फा की मल्टीप्लाई अल्फा में करनी है, अल्फा स्क्वायर आएगा। उसके बाद प्लस बीटा की गामा में करनी है तो बीटा गामा आ जाएगा। फिर अल्फा की बीटा में करनी है तो अल्फा बीटा आएगा, प्लस बीटा की और माइनस अल्फा में करनी है तो माइनस का बीटा अल्फा या अल्फा बीटा एक ही बात होती है। फिर गामा की अल्फा में करनी है तो अल्फा गामा लिख दो या फिर गामा अल्फा लिख लो, प्लस माइनस का अल्फा और प्लस का गामा होगा तो माइनस का अल्फा गामा हो जाएगा, है ना।
किसी भी तरीके से एक्चुअली गामा लिखा हुआ है। उसके बाद अल्फा की गामा की मल्टीप्लाई बीटा में करनी है तो क्या हो जाएगा, गामा बीटा प्लस का अल्फा की अल्फा में करनी है तो अल्फा स्क्वायर। ये बेसिकली आपका आंसर होगा। आपने मेरे से पहले ट्राई कर लिया होगा, तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, और आप गौर से देखेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है क्योंकि सेम वैल्यू है, तो आगे ये आ जाएगा 0। देन ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी सेम वैल्यू है, गामा अल्फा और गामा अल्फा ना थोड़ा आगे पीछे लिखा है, ये 0। ये आ जाएगा आपके पास गामा बीटा और प्लस का अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1001। ये आपके सामने आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बाय कंपेयरिंग, जब आपसे कंपेयर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा गामा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को राइट साइड में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये 1 तो प्लस का है, माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस का बीटा गामा इज इक्वल टू 0। इसको ध्यान से देखिए और चेक करिए ऑप्शन में से कौन सा वाला पार्ट मैच करता है। ये वाला पार्ट आपका मैच करेगा, सी वाला, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा गामा इज इक्वल टू 0। चेक कर लेना, आंसर आ जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो इजी था, कठिन तो है ही नहीं। 14 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14 क्वेश्चन में क्या कहता है एक बार देख लेते हैं। कहता है द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। भाई सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है फर्क, देखो अगर ए एक सिमेट्रिक है तो ए बराबर ए ट्रांसपोज के होगा, अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए बराबर माइनस के ट्रांसपोज के होगा। यानी ये कहना चाहता है कि ऐसी संख्या जिस पर प्लस और माइनस का फर्क ही ना पड़े, तो ऐसी कौन सी संख्या होती है, तो भाई ऐसी संख्या होती है 0। यानी कि अगर ए एक 0 मैट्रिक्स है लाइक दिस, तो आप इसका ट्रांसपोज कर लो तब भी आंसर वही आएगा, आप चाहे इसका माइनस कर दो तब भी आंसर वही आएगा। तो यानी कि ऐसी सिर्फ सिचुएशन 0 मैट्रिक्स के साथ होती है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। अब मैं 15 क्वेश्चन कराऊंगा, आप जल्दी से इसे कर लीजिए कंप्लीट। 15 क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, कहता है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पर ए स्क्वायर की वैल्यू ए है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, हमने कुछ नहीं कहा है ना, गिवन है ये। फिर आइडेंटिटी हमें पता ही क्या होती है। आपको कहता है आपको फाइंड करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस का ए का होल क्यूब माइनस का 7a किसके इक्वल है ये बताना है ना। तो आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं आता होगा तो सीखिए, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर आइडेंटिटी का क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस 3 इंटू आइडेंटिटी का स्क्वायर इंटू a प्लस का 3 इंटू आइडेंटिटी इंटू में a का स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस का 7a। कॉपी कर लेना। ओके अब आपको आइडेंटिटी का क्यूब करना है तो क्या होगा, आइडेंटिटी का क्यूब ये आइडेंटिटी ही होता है। किसी भी आइडेंटिटी में आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी यानी कि आई की मल्टीप्लाई आई के साथ कराएंगे तो आई ही आएगा। आपको जरा सा भी डाउट हो तो आप इस तरीके से 2 बार मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, आंसर यही आएगा, आप चेक कर लो। फिर उसकी भी मल्टीप्लाई आइडेंटिटी के साथ कराएंगे तो आंसर वही आएगा। ठीक है ना। तो ये एक बिल्कुल सिंपल सा नियम हो गया कि आइडेंटिटी का स्क्वायर हो क्यूब हो तो आइडेंटिटी आंसर होता है। ठीक है, प्लस का ए क्यूब को लिख सकता हूं मैं ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकता हूं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस का आइडेंटिटी स्क्वायर तो मैंने बताया था आइडेंटिटी ही रहेगा, ए ऐसा कैसे कॉपी कर लेते हैं, प्लस का 3i और ए स्क्वायर को ऐसा कैसे अभी कॉपी कर लेते हैं माइनस का 7। ठीक है, अब देखिए गौर से ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ देखिए, ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ देखिए, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी बता रखी है क्वेश्चन में, उसने कह रखा है ए लिख दीजिए। तो आइडेंटिटी प्लस का ए स्क्वायर की जगह ए लिखना है और 3ia प्लस का 3 उसके बाद आई और ए स्क्वायर की जगह पर ए लिखना है माइनस का 7a। कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। उसके बाद ए की मल्टीप्लाई ए के साथ कराएंगे तो ए का स्क्वायर आएगा और ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए स्क्वायर की वैल्यू ए दे रखी है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे आई प्लस का यहाँ लिख देंगे ए क्योंकि ए इंटू ए होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस। फिर उसके बाद ये देखो आई ए कितना होता है, तो ऑफकोर्स आपने लास्ट टाइम एक्सरसाइज पढ़ी होगी इनवर्स निकालने में आई ए बराबर ए होता है, ये बात मैंने बताई थी आपको। तो आप बात को क्लियर करेंगे, यहाँ पर आई ए की वैल्यू ए होगी, यहाँ पर ए लिख दीजिए, यहाँ पर आई ए की वैल्यू ए होगी, यहाँ पर भी ए लिख दीजिए -7a। अब देखिए a प्लस 3a कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 7a माइनस का 7a कैंसिल हो जाएगा, आइडेंटिटी इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। पहले का आंसर सी, दूसरे का आंसर बी, तीसरे का आंसर सी।
तो स्टूडेंट्स, आपको आज की क्लास में कंप्लीट समझ में आ गया कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई गई हैं और बहुत सारी जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी। आप इसकी समरी भी जरूर पढ़िएगा, बट कंफ्यूज मत होइए। जितना मैंने आपको बताया मैथ्स में उतना तो आपको करना ही। एक्स्ट्रा कर ले अच्छी बात है, बट घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ भी नया आएगा हम कर लेंगे। ओके, अब देखिए, आपको लास्ट टाइम मैंने एग्जाम्पल्स करने के लिए दिए थे, मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स ये रहे, और एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे थे, मैंने बोला था। आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही होगी, तो मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं। एक बार फिर से ट्राई करना, पहले मैं जो बता रहा हूं उसको समझिए, है ना। तो मैं आपको एग्जाम्पल्स जो है थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं यहाँ पर, ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आए कि अगर एग्जाम्पल ट्राई किए होंगे तो आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। देखिए, पहले तो चलते हैं हम इसके पास 26 एग्जाम्पल के पास। इसमें ए की वैल्यू दे रखी है। ऑफ कोर्स ये ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा बच्चे घबराते हैं, बट अभी मत घबराइएगा। ये ए दे रखा है, इसको सिर्फ देखना है, डरना नहीं है। फिर उसके बाद प्रूफ करना है ये n की जगह नेचुरल नंबर लिखना है। तो पहला तरीका, आपको n की जगह पर 1 2 3 4 5 n की जगह पर 1 रखना है। क्या रखना है आपको? 1। तो देखो इन्होंने भी 1 रखा है, ये रहा n इज इक्वल टू 1। ऊपर वाली सारी कहानी छोड़ दीजिए, n की जगह पर 1 रखना है। तो 1 रखने के बाद क्या मिला? देखो हर जगह 1 रखेंगे तो देखो यहां पर आ जाएगा a की पावर 1, ये देखो 1 रखा है। और उसके बाद कॉस थीटा, n की जगह पर तो 1 आ गया ना। ये देखो क्या लिखा हुआ था, जरा गौर से देखेंगे, यहाँ पर n लिखा हुआ था, तो n की जगह पर तो 1 आ गया। 1 इंटू थीटा तो थीटा होता है, तो कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब गौर से देखोगे a की वैल्यू क्या क्वेश्चन में यही दे रखी थी? आप कहेंगे हाँ सर, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये लिखा है यहाँ पर, द रिजल्ट इज ट्रू, सो इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अब हर जगह पर आपको k रखना है, तो k कहाँ रखना है? देखो ये आपके सामने संख्या a की वैल्यू है, यहां मत ध्यान दीजिए, आप k रखिए यहां। देखिए जहां जहां n लिखा हुआ है वहां हर जगह k लिखा है इन्होंने। यहां पर लिखा है cos k थीटा साइन k थीटा माइनस साइन k थीटा और cos k थीटा। बहुत सिंपल है यहाँ तक। ये फर्स्ट इक्वेशन बना दीजिए। फिर आपको k प्लस 1 रखना है, तो k प्लस 1 रखना है तो ये हो जाएगा, यहाँ पर रख रहे हैं हम हर बार और यहाँ भी रख रहे हैं, तो यहाँ पर रख दिया k प्लस 1 और यहाँ पर भी राइट साइड में। अच्छा इन्होंने क्या किया, राइट साइड में रखा ही नहीं, कोई बात नहीं, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? आपको मैंने करके दिखाया k प्लस 1 यहाँ भी रखो यहाँ भी रखो, आपको इसने सिर्फ लेफ्ट में रख के दिखाया। अगर मैं पूरे में रख के दिखाऊंगा जैसे मैंने बताया था, तो क्या करते हैं, k प्लस 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ, फिर कॉस, फिर उसके बाद k प्लस 1 थीटा, फिर उसके बाद साइन, फिर उसके बाद k प्लस 1 थीटा, फिर उसके बाद माइनस का साइन और उसके बाद k प्लस 1 थीटा और उसके बाद कॉस k प्लस 1 थीटा। तो बात समझ में आती है? अगर आप रख लेते हैं तो इस तरीके से रखेंगे। फिलहाल लेफ्ट साइड लेके चलना है और इसने डायरेक्टली ये लेफ्ट साइड लेके चला है, यहां पर आ जाइए। ए की पावर k प्लस 1 को ए की पावर 1 और ए की पावर k लिखा है। ए की पावर 1 आपके सामने क्वेश्चन था, ये रहा। ए की पावर k जो है वो आपके सामने फर्स्ट इक्वेशन थी, ये रही। मल्टीप्लाई कराना आपको आना चाहिए, रो की कॉलम में मल्टीप्लाई करके देखेंगे मेरे साथ साथ, अभी करके देखिए। कॉन्फिडेंट रखिए अपने पास कि अगर आप खुद से सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। बट अगर आप सोचते हैं कि सर ही करा दें तभी हो पाएगा, तो नहीं। आप देखो कॉस थीटा की मल्टीप्लाई कॉस के थीटा में करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा कॉस के थीटा। ऐसे ही प्लस का निशान लाएंगे और माइनस है तो माइनस हो जाएगा साइन थीटा साइन के थीटा, यहाँ पर आ गया। उसी तरीके से आपको फर्स्ट रो जैसे फर्स्ट कॉलम कराया है, ऐसे ही फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई कराएंगे। कॉस थीटा साइन के थीटा, ये रहा सॉरी ये रहा, ठीक है ना। और उसके बाद साइन थीटा और कॉस के थीटा, ये रहा, ठीक है ना। इसी तरीके से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम की मल्टीप्लाई। और जब सॉल्व करेंगे तो बच्चे ये एक नई चीज याद कर लेना, जो आपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा तो मैं दोबारा से पढ़ाऊंगा। वो ये है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस का कॉस ए साइन बी, याद कर लेना। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस का साइन ए साइन बी। फॉर्मूला लिख लीजिए जल्दी से कॉपी पे, और इस फॉर्मूले का एप्लीकेबल करेंगे इसको। तो देखो ये तो फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी का, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास साइन ए प्लस बी का, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास साइन ए प्लस बी का, और ये बन जाएगा कॉस ए प्लस बी का। आप थीटा कॉमन ले लीजिए, ये वाला पार्ट आपका आ गया है, और यही है k प्लस 1 राइट साइड। तो आई थिंक आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। इसमें कहीं कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, बस एक छोटा सा ये फॉर्मूला लगा है। ओके, तो कोशिश करना, अगर नहीं होगा तो मुझसे पूछना। अब 27 एग्जांपल के पास चलते हैं। 27 में कहता है ए एंड बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की। कहता है शो करके दिखाओ ए बी इज अ सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी कम्यूट
कहता है a इज इक्वल टू बी ए, अगर a b के बराबर है तभी ये सिमेट्रिक होगी। अरे बहुत आसान है, कहता है a एंड b बोथ सिमेट्रिक, तो इसका मतलब a का ट्रांसपोज a के बराबर और b का ट्रांसपोज b के बराबर होगा कि नहीं। अब कहता है ए बी सिमेट्रिक, तो इसका मतलब ए बी का ट्रांसपोज ए बी के बराबर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज करेंगे और फॉर्मूला हमें पता है कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, और आपको पता है बी ट्रांसपोज की वैल्यू बी है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू ए है, तो बी ए के बराबर हो जाएगा। अब बी ए बराबर ए बी के है, ये बात भी आपको पता है, तो इसका मतलब ये आपका आ जाएगा ए बी का ट्रांसपोज बराबर ए बी, और ये हो गया सिमेट्रिक प्रूफ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे को एक बार मैसेज कर देना कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आया है, देन मैं आपको रिवर्ट करके समझा दूंगा, अच्छे से खुद करके दिखा दूंगा, समझाऊंगा क्या, बस खुद से करना पड़ेगा। अभी खुद ट्राई करके देखना। ऐसे आपको ए बी सी तीन मैट्रिक्स दे रखी है, फाइंड द मैट्रिक्स डी। अब देखो इसमें मैट्रिक्स डी निकाल लिया, और मैट्रिक्स डी के ऑर्डर हमें नहीं पता, लेकिन हमें दे क्या रखा है, सी डी माइनस का ए बी। हमें सी की मैट्रिक्स दे रखी है 2 5 3 8, हमें डी की मैट्रिक्स नहीं पता जिसे हमें फाइंड करना है, माइनस का ए बी की मैट्रिक्स दे रखी है इक्वल टू 0 भी है। ए बी की वैल्यू दे रखी है आपको, ए की वैल्यू है 2 -1 3 4, और डी की वैल्यू बी की वैल्यू दे रखी है आपको यहाँ पर 5 2 7 4, ओके, और इक्वल टू 0 दे रखा है, 0 मतलब कि 0 0 0 0, ओके। अभी फिलहाल ये मैट्रिक्स नहीं पता, बट आपको ये तो पता है ना दोनों के बीच में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो पहले के ऑर्डर है 2/2 और दूसरे के ऑर्डर नहीं पता। पहली वाली मैट्रिक्स का कॉलम, दूसरी वाली मैट्रिक्स का रो बनता है, यानी कि ये दोनों बराबर है, और बराबर है तो इसका मतलब ये वाली संख्या नहीं पता, दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास एक क्या, ये आ जाएगा आपके पास एक नई मैट्रिक्स। उसमें क्या क्या ऑर्डर होंगे, पहले का रो हो जाएगा और दूसरे का भी पता ही नहीं है क्या होगा कॉलम। उसके बाद जब इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें भी सेम वही है, 2/2 की मैट्रिक्स ये है, 2/2 की मैट्रिक्स ये है, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर, जो मल्टीप्लाई कराएंगे घटाने के बाद यहाँ पर लिख देंगे, और वो 2/2 दिख रही है मुझे, देख सकते हो आप गौर से, ये भी 2 है, ये भी 2 है, यहाँ लिख दिया, दोनों की वैल्यू को उठा के यहाँ लिख दिया। अब देखो दोनों के बीच में घटाना है, घटाना है तो मतलब दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो जो 2 यहाँ है वही 2 यहाँ होगा, अगर यहाँ है तो ये यहाँ होगा, तो इसका मतलब ए बी सी डी हो गया, और इसे सॉल्व कर लेना। ये इत्तेफाक है कि पिछले क्वेश्चन को जो अनसॉल्व वाले को कराया था उसका आंसर भी ए बी सी डी ही आया था और इसका भी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तरीका मैंने बता दिया है कि कैसे डिसाइड करें ऑर्डर। अगर ऑर्डर पता लग गया फिर तो काम आसान है, आपको मल्टीप्लाई कराना है, ये देखो मल्टीप्लाई हुआ, फिर कंपेयर करना है आपको हर किसी के साथ, ओके, और कंपेयर करके आपको ये वैल्यूज मिलेंगी, वैल्यूज फाइंड करनी है, मैट्रिक्स डी जो है वो आपके सामने आ जाएगी। नहीं आएगा तो मुझसे पूछेगा, अदरवाइज मैंने आपको हिंट दे दिया है, डेफिनेटली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एंड देन फिनिश दिस कंप्लीट चैप्टर। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के पास चलेंगे, चैप्टर नंबर 4। वो चैप्टर इसलिए कराऊंगा मैं क्योंकि मैट्रिक्स करने बाद फिर चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स भी करना है। ये दोनों चैप्टर्स जब आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दूंगा। पहले टेस्ट सीरीज का पार्ट होगा, यानी कि इन दोनों को करके एक बार टेस्ट होगा, फिर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो बेसिकली हम क्वेश्चंस बाद में देखते हैं, कॉन्सेप्ट्स पहले देखते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, क्वेश्चंस तो होते ही रहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अब अगली क्लास में।